नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का अपने परिवार न्यू आकार एकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रगण? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर सजग होंगे और निरंतर प्रयासरत होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम संविधान है लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। चलो इसी कहानी के साथ मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ चलता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। आज हम संविधान पर थोड़ी चर्चा करेंगे, आपको परिचित कराएंगे कि संविधान क्या है, किस लिए बनाया गया था। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं। पहले अगर संविधान की बात आती है तो कोई भी पूछ सकता है कि आखिर संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान जो है, संविधान किसी भी देश की मूल किसी भी देश का क्या होता है? मूलभूत विधि होती है। क्या होती है? किसी भी देश का जो है मूलभूत विधि मतलब कानून। किसी भी देश का मूलभूत विधि होता है। विधि माने कानून होता है। अब इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है। इसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। सरकार के अंगों कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना होती है। इससे भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं कि संविधान के परिचय से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका की स्थापना होती है तथा इनके शक्तियों किनके? कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को क्या किया जाता है? रेखांकित किया जाता है। इनके शक्तियों को रेखांकित किया जाता है। और संविधान से ही संविधानवाद का निर्माण होता है। संविधानवाद से तात्पर्य क्या है? जब सरकार के अधिकार विधि मतलब कानून के अंदर हो तो उसे क्या कहा जाता है? संविधानवाद। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। क्या? राज्य के निर्माण के कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं? तो यहीं हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया था। राज्य निर्माण के घटक
घटक, राज्य के निर्माण के घटक कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी, 4 घटक हैं। वो 4 घटक कौन कौन से हैं? पहला है हमारा क्या? संप्रभुता, 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 संप्रभुता और जनसंख्या, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता, जनसंख्या और सरकार। देखिए, संप्रभुता हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गया, और क्या होना चाहिए इसमें राज्य के निर्माण के लिए? भूभाग। आखिर भूभाग नहीं रहेगा तो राज्य का निर्माण कैसे होगा? और क्या होना चाहिए? भूभाग। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया कि राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी है। इसमें से कोई एक गायब कर देगा और कोई दूसरा लाकर उस पर रख देगा। पूछेगा निम्न में से कौन राज्य के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें क्या कौन कौन से? संप्रभुता हो गया, जनसंख्या, सरकार और भूभाग, ये राज्य के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। संविधान, संविधान क्या है? किसी भी देश का मूलभूत विधि होता है, इसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है। सरकार के अंगों, सरकार के कितने अंग हैं? देखिए 3 अंग। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना होती है तथा इसके शक्तियों को रेखांकित किया जाता है। संविधान से ही संविधानवाद का जन्म होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इतना हो गया संविधान क्या है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा हम थोड़ी सी चर्चा संविधान से परिचय के बारे में करते हैं। संविधान, संविधान का परिचय। आज हम थोड़ा ऐसे परिचय आज करा रहे हैं आप लोगों को। संविधान क्या है, कल से हम टॉपिक एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर चर्चा करते चलेंगे। अब आ गया संविधान का परिचय। तो चलिए, पहली बात, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो चलिए, पहली बात, मूल संविधान शब्द पर गौर कीजिएगा। मूल संविधान, मूल संविधान में 22 भाग। कितने भाग? 22 भाग। और 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ थी। और कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। आर्टिकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद थे। देखिए, मूल संविधान में बोल रहा है, वर्तमान समय में नहीं। पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, गौर करिएगा, 8 ही अनुसूची थी। तो भाई वर्तमान समय में क्या है? तो वर्तमान समय में, वर्तमान समय में 22 भाग तो हैं, 22 भाग, और 8 की जगह कितनी? 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। अब भाई जब 8 से 12 हुई है तो इसका मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ होगा। यहाँ देखिए 395 अनुच्छेद वर्तमान में हैं, इसका सम पार्ट मिलाकर टोटल करीब करीब 470 आर्टिकल हो चुके हैं। लेकिन मूलतः कितने हैं? 395। इसी का सब पार्ट बनाकर, जैसे 395A, ऐसे 21A, 21A,
सब पार्ट 1 ऐसे मिलाकर 470 हो गए हैं। और भाग में भी भाग जैसे 9A 9A ऐसे ऐसे कर करके तो इस समय लगभग 25 भाग हो चुके हैं। वो नहीं, यही हमारा है 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। अब 8 अनुसूची से 12 अनुसूची हुई है, इसका मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ होगा, यही हमको देखना है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा आया? 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची किसके माध्यम से आया? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को। इसमें क्या कहा गया है? भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि इसे न्यायालय में चुनौती न दी जाए। जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसीलिए 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को डाला गया था। 9वीं हो गया। तो 10वीं अनुसूची, 12 है ना, तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा डाला गया? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? 92 राजनीतिक दल बदल कानून को 92 संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में डाला गया है। अब हमारा क्या आ गया? 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा डाला गया? ये हमारा था 73वां संविधान संशोधन। ये किस लिए बनाया गया था? 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये इसमें व्यवस्था की गई है, नगर पंचायतों को जोड़ा गया है। नगर पंचायतों से संबंधित 29 विषय को कैसरी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब हमारा लास्ट बच्चा है क्या? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये हमारा है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था की गई है? अब भाई जब ग्राम पंचायत हो गया तो नगर पंचायतों से संबंधित 18 विषय इसमें पूछा है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित 29 विषय को जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा कितने विषय को? 18 विषय को। देख लीजिए, गांव यहाँ पर आगे है और शहर नीचे। गांव में 29 विषय, शहर में 18 विषय। ये हो गया हमारा। अब बात आती है, हम आगे स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे स्लाइड पे। उसमें भी हमारा यही रहेगा टॉपिक, क्या? संविधान का परिचय। अभी हम आपको परिचय करा रहे हैं सामान्य बातें जो सभी तैयारी करने वाले छात्रों के मुंह पर हमेशा रहना चाहिए, ताकि कोई भी पूछे तो तुरंत जवाब दे दे। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है बुजुर्गों के द्वारा गांव में। अगर कह दिए कि हम तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं वो लोग। वो क्या कहते हैं कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? चलिए ये भी हम देख लेते हैं। संविधान के निर्माण में संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष। ये तो सभी को याद है, लेकिन मैं लिखा दे रहा हूँ। 2 वर्ष 11 माह
मतलब महीना और 18 दिन लगे थे। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है? संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान, अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनना फिर से शुरू हो जाएगा। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से भारत को 5वें अधिवेशन में स्वतंत्रता मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत को किस अधिवेशन में स्वतंत्रता मिली थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5वां अधिवेशन। 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें भारत को 5वें अधिवेशन, कौन से? 5वें अधिवेशन में क्या मिला था? स्वतंत्रता मिली थी। कौन से अधिवेशन में? 5वें अधिवेशन में स्वतंत्रता मिली थी। अब हमें 12 अधिवेशन नहीं पढ़ने हैं, हमें मुख्यतः 3 अधिवेशन पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट अधिवेशन। क्या? फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था 1946 में। जिसमें क्या किया गया था? जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। हमें 12 अधिवेशन नहीं पढ़ने हैं, 3 ही पढ़ने हैं। उनमें कौन कौन सी बातें हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला था हमारा पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। पूछ लेगा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अब हम चलते हैं सेकंड। पहला अधिवेशन हो गया, तो सेकंड अधिवेशन कब हुआ था? 2 दिन छोड़कर अधिवेशन हुए थे। ये फर्स्ट वाला 9 दिसंबर, सेकंड वाला 11। सेकंड अधिवेशन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को सेकंड अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई?
इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें भी देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है। सेकंड अधिवेशन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस अधिवेशन में? सेकंड अधिवेशन में। अब थर्ड अधिवेशन आता है, कौन सा? थर्ड अधिवेशन में क्या व्यवस्था थी? थर्ड अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका हमारे संविधान में नहीं है, वही उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किए थे। और वो उद्देशिका प्रस्ताव जो है कुछ ही दिन बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से प्राप्त हो गया था। देखिए हम एकदम जुड़ते चल रहे हैं, अभी संविधान के परिचय से हम उद्देशिका वाले टॉपिक पर आ जाए। थर्ड अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या उद्देशिका प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देशिका प्रस्ताव कब? देखिए 2 दिन, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। प्रस्ताव को कब? 13 दिसंबर कब? 1946 को पेश किए थे। देखिए पहला अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन हो गया। और ये कब पास हुआ था? जो 22 जनवरी। कब? डेट याद करना, डेट याद करे रहिएगा आप लोग, ये डेट पूछता है। 22 जनवरी कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पास हो गया था। यही तीसरे अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, वो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से प्राप्त हो गया था। जो आज का संविधान है उद्देशिका में, वही ये था थर्ड अधिवेशन में। अब हम आगे देखिए, उद्देशिका आ गई ना, अब हम अपने टॉपिक में घुस रहे हैं। कौन सा टॉपिक हमारा? उद्देशिका। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक। उद्देशिका। अब हमारा नया टॉपिक क्या हो जाएगा? उद्देशिका। तो अब हम चल रहे हैं उद्देशिका पर। उद्देशिका देखिए संविधान क्या है, संविधान का परिचय हो गया। और अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन से उद्देशिका, थर्ड अधिवेशन में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था। तो अब हमारा टॉपिक क्या आ गया? उद्देशिका। देखिए उद्देशिका के दो अन्य नाम, उद्देशिका को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उद्देशिका को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है।
लेकिन हिंदी में इसके दो अन्य नाम और मिलते हैं। वो कौन कौन से अन्य नाम, कौन कौन से हैं इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसी को बोला जाता है प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना बोला जाता है। और प्रस्तावना के साथ साथ इसका एक नाम और है, वो क्या है? आमुख। क्या? आमुख बोला जाता है। ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि उद्देशिका को आमुख भी बोला जाता है। उद्देशिका के अन्य नाम दो कौन कौन से हैं? प्रस्तावना और आमुख। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? प्रीएम्बल। क्या? प्रीएम्बल। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका क्या है? संविधान की व्याख्या का आधार है। उद्देशिका क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, एससी मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका संविधान के व्याख्या का आधार है। क्या है? आधार है। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की व्याख्या का आधार है। अब बात आती है, क्या उद्देशिका प्रस्ताव को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? इस पे बहुत विवाद चला था, लेकिन विभिन्न वाद के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि संविधान वाद योग नहीं है। वाद योग नहीं है मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो गया? यह मतलब उद्देशिका यह वाद योग्य नहीं है। वाद योग नहीं है मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। फिर अब ये तो बात सॉल्व हो गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, लेकिन फिर बात आती है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसी मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। क्या कहा गया है? यह मतलब उद्देशिका यह संविधान का अंग है। हमें देखिए, हमें आपको लिखाकर काफ़ी मोटी मोटी नहीं भरवानी है। जो एग्जाम में आता है उसको पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बस इसी से मतलब है। तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। उद्देशिका के अन्य नाम, प्रस्तावना, अमुख, और उद्देशिका सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उद्देशिका संविधान के व्याख्या का आधार है, क्योंकि संविधान में लिखित बात अलिखित बात दोनों होती है, या जहां जो अधिकार टकरा जाते हैं उस समय हमें उद्देशिका की आवश्यकता पड़ती है। और यह वाद योग नहीं है मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह संविधान का अंग है। लेकिन यह वाद योग नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें संशोधनीयता संभव है। पूछा जाता है क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, इसमें क्या संशोधन किया जा सकता
है। देखिए सभी क्वेश्चन बन रहे हैं एक एक लाइन में, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब बात आ गई संविधान संशोधन किया जा सकता है उद्देश्य क्या में। तो भाई अगर संविधान संशोधन किया जा सकता है, क्या अभी तक हुआ है संविधान संशोधन? हाँ, अभी तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन उद्देश्य में हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे क्या मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट पे लेते हैं। फिर से हम लिखेंगे क्या, उद्देश्य क्या, आपके सामने रहना चाहिए ना क्या पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या। अब देखिए उसमें हमने बता दिया था उस वाले स्लाइड में कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अब क्या है, अभी तक मतलब वर्तमान समय तक, अभी तक संविधान में केवल एक बार, केवल कितनी बार, केवल एक बार, कितनी बार, केवल एक बार, केवल एक बार कैसे संविधान संशोधन 42, केवल एक बार 42वें संशोधन किस सन में, 1976। केवल एक बार कैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है, जिसके द्वारा उद्देश्य में 3 बातें जोड़ी गई हैं, जिसके द्वारा उद्देश्य में कितने शब्द, तीन शब्द जोड़े गए हैं। ये 3 शब्द कौन कौन से हैं हमारे, 3 शब्द ये हमारे कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन, पंथ निरपेक्षता, इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता, पर्यायवाची है। पंथ निरपेक्षता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता हो गया, अखंडता हो गया, और हमारा समाजवादी 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद लिख दीजिए, नहीं तो सभी लोग पार्टी समझने लगेंगे। क्या, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। और इसमें 2 शब्द पहले से ही थे। कौन कौन से थे वो हमारे, 2 शब्द पहले से थे। कौन कौन, लोकतांत्रिक और गणराज्य। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है जब हम किसी धर्म विशेष का पक्ष लिए सभी धर्मों का सर्वधर्म समभाव की भावना से विकास करते हैं। लोकतंत्र क्या है, जब कानून के निर्माण में जनता भाग लेती है। और गणतंत्र क्या है, जब देश का प्रमुख निर्वाचित होकर अपने पद पर पहुंचता है, जैसे राष्ट्रपति। इसलिए हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों है। ठीक, इतनी बातें हो गई।
ये पूछता है ये तीनों शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है? बेलसावें संविधान संशोधन द्वारा। बेलसावें संविधान संशोधन द्वारा। बेलसावें संविधान संशोधन द्वारा। और ये दोनों पहले से ही थे। मूल उद्देश्य में ये शब्द थे, मूल उद्देश्य में उपस्थित थे। मूल उद्देश्य में क्या थे? उपस्थित थे। मूल उद्देश्य में उपस्थित थे। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं जो अब परीक्षाओं में खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आगे चलते हैं अब हम फिर से। उद्देश्य क्या? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। उद्देश्य की भाषा कहाँ से ली गई है? कुछ देश से ली गई है। उद्देश्य की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसकी भाषा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उद्देश्य की भाषा किस देश से ली गई है? तो उद्देश्य की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये हो गया हमारा उद्देश्य की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अब प्रश्न पूछा है कि उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो उद्देश्य में मूलतः 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसमें तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। की गई है। वो कौन कौन से हैं? नाम देख लेते हैं। 1 2 3। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय और सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? उद्देश्य पर। उद्देश्य में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। अब क्वेश्चन पूछ लेगा उद्देश्य में कितने प्रकार, कौन सी न्याय की व्यवस्था की गई है, कौन से न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है? तो यहीं लिख देगा धार्मिक न्याय। तो उद्देश्य में धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। कौन कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है? सामाजिक न्याय हो गया हमारा, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय हो गया। और उद्देश्य में जो है 5 प्रकार, अभी यहाँ देख लेते हैं। उद्देश्य में अगले पेज पे चलते हैं। उद्देश्य में 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। ये सब क्वेश्चन यहाँ से उद्देश्य से बनते हैं और खूब बनते हैं। छोटे एग्जाम में बहुत बनते हैं। उद्देश्य इसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? इसमें अभी यहाँ हम एक बात और लिख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, जो कि कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूस की क्रांति से ये तीनों न्याय की व्यवस्था ली गई है। रूस की क्रांति से ये तीनों न्याय की व्यवस्था ली गई है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और ये देखिए हमारे यहाँ यही तीनों न्याय की व्यवस्था रूस की क्रांति से लिया गया है। उद्देश्य क्या?
इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। इसमें 5 प्रकार के न्याय नहीं, स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं, हम नंबरिंग करके देख लेते हैं। ये नहीं दिखेगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया और विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पूछेगा क्वेश्चन कैसे? उद्देश्य में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो ये 5 के अलावा एक विकल्प और कोई भी डाल देगा, प्रेस की स्वतंत्रता डाल देगा कोई एक, तो जो इसको पढ़ कर जाएगा वो आराम से कर लेगा। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उद्देश्य में दी गई है। और 2 प्रकार की समता का भी उल्लेख है, 2 प्रकार की समता का भी उल्लेख उद्देश्य में किया गया है। तो चलिए देखते हैं। उद्देश्य इसमें 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन सी समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा, भाई प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज होती है। कोई महान पुरुष कह गए हैं कि धन से हीन आदमी हीन नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन आदमी हीन होता है। मतलब जिसका चरित्र खराब वो एकदम से खत्म। वही क्या है? प्रतिष्ठा। समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कहाँ पर है? उद्देशिका में इसका वर्णन किया गया है। अब लगभग संविधान और उद्देश्य से जितने क्वेश्चन आते हैं उन सभी का उल्लेख हो गया है। एक बात और आती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा उद्देश्य में कहाँ से लिया गया है? ये जो है फ्रांस की क्रांति से
लिया गया है। तो यही एक पॉइंट नोट करके यहाँ लिख लिया जाए। नोट करके जितने भी पॉइंट हम लिखाते हैं उसको आप लोग ध्यान से उस पर गौर किया करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन उठा ही उठा है। क्या हो गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया तथा बंधुत्व। क्या? बंधुत्व मतलब भाईचारे। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ पर? उद्देशिका में। उद्देशिका में कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से फ्रांस की क्रांति से क्या किया गया है? लिया गया है। इस प्रकार अब हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। हमने आपको संविधान और उद्देशिका का सामान्य परिचय करा दिया और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। भाई आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए, वैकेंसी बहुत आने वाली है। आप निरंतर प्रयासरत रहिए। देखिए किस्मत ये लकीर जो है ना, कोई जो है हमारा पत्र नहीं है जो दूसरा कोई आएगा लिख कर चला जाएगा। इसे हमें खुद लिखना पड़ेगा, खुद पसीना बहाना पड़ेगा अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो पानी से नहाएगा तो ओनली वो लिबास ही चेंज करेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो हमेशा इतिहास बदल कर रख देगा। अब हम अपनी टॉपिक को समाप्त करते हैं। जय हिंद।